नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि और मैं हूं चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा मंच में। आज हम बात करेंगे भारत के उस राज्य की जो पिछले 3 सालों से लगातार चल रहा है, जहां कभी पहाड़ों में लोकगीत गूंजते थे, आज वहां गोलियों की आवाज सुनाई देती है। जहां कभी बच्चे खुले मैदानों में खेलते थे, आज वहीं बच्चे राहत कैंपों में बड़े हो रहे हैं। मणिपुर एक ऐसा राज्य जो अब सिर्फ खबर नहीं रहा, बल्कि भारत के सामने खड़ा सबसे बड़ा सवाल बन चुका है। क्योंकि मणिपुर की हिंसा सिर्फ 2 समुदायों की लड़ाई नहीं, ये कहानी है पहचान की, जमीन की, राजनीति की, सीमा पार उग्रवाद की और उस भरोसे की जो पूरी तरह टूट चुका है। 3 सालों में सैकड़ों मौतें, हजारों घायल, लाखों जिंदगियां प्रभावित और पूरा उत्तर पूर्व असुरक्षा के साए में। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम समझेंगे मणिपुर हिंसा की पूरी कहानी। आखिर कैसे शुरू हुआ ये संघर्ष, मैती और कुकी विवाद क्या है, म्यांमार कनेक्शन कितना बड़ा है, क्यों अब ड्रोन और रॉकेट हमले हो रहे हैं और आखिर क्यों 3 साल बाद भी शांति नहीं लौट पाई। मणिपुर जो कभी स्वर्ग कहा जाता था। मणिपुर भारत के उत्तर पूर्व का बेहद खूबसूरत राज्य, चारों तरफ पहाड़, हरे जंगल, झीलें, झरने और अलग अलग संस्कृतियों से भरी जिंदगी। इसे कभी ज्वेल ऑफ इंडिया यानी भारत का गहना कहा जाता था। यहाँ के लोग खेलों में देश का नाम रोशन करते रहे। मैरी कॉम जैसी खिलाड़ी इस धरती से निकली, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे सालों से एक खामोशी तनप रहा था। ऊपर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर मणिपुर कई हिस्सों में बंट चुका था। एक तरफ घाटी, दूसरी तरफ पहाड़, एक तरफ राजनीतिक ताकत, दूसरी तरफ उपेक्षा का आरोप और धीरे धीरे यह दूरी नफरत में बदलने लगी। मणिपुर में कौन कौन रहते हैं? मणिपुर को समझने के लिए सबसे पहले वहाँ के समाज को समझना जरूरी है। मुख्य रूप से यहाँ 3 बड़े समुदाय रहते हैं, मैती, कुकी, नागा। मैती समुदाय मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में रहता है। राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा मैती समुदाय का है। राजनीतिक प्रभाव भी सबसे ज्यादा माना जाता है। सरकारी संस्थानों, व्यापार और प्रशासन में भी उनकी मजबूत मौजूदगी रही है। वहीं कुकी और नागा समुदाय मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। पहाड़ों में सड़कें कम, अस्पताल कम, स्कूल कम और विकास भी सीमित रहा। इसी वजह से पहाड़ी समुदायों में लंबे समय से ये भावना रही कि सरकार इम्फाल घाटी पर ज्यादा ध्यान देती है। लड़ाई की असली जड़ क्या थी? आखिर विवाद शुरू कैसे हुआ? इसकी सबसे बड़ी वजह थी जमीन, आरक्षण, पहचान और राजनीतिक नियंत्रण। मणिपुर में एक बड़ा नियम है, घाटी में रहने वाले लोग सीधे पहाड़ी इलाकों की जमीन नहीं खरीद सकते। ये नियम आदिवासी समुदायों की जमीन बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन फिर मैती समुदाय ने एसटी यानी स्केड्यूल्ड ट्राइब दर्जे की मांग शुरू की। मैती समुदाय का कहना था, हमारी संस्कृति खतरे में है, हमारी जमीन बचनी चाहिए, हमें भी संवैधानिक सुरक्षा चाहिए। लेकिन कुकी और नागा समुदाय को डर था, अगर मैती समुदाय को एसटी दर्जा मिल गया तो घाटी की राजनीतिक ताकत पहाड़ों तक पहुंच जाएगी और फिर डर ने भरोसे को खत्म करना शुरू कर दिया। 3 मई 2023 जिसने सब बदल दिया। 27 मार्च 2023 को मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा, मैती समुदाय की एसटी मांग पर विचार किया जाएगा। बस यहीं से तनाव तेजी से बढ़ने लगा। 3 मई 2023 ATSUM यानी ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। शुरुआत प्रदर्शन से हुई, लेकिन कुछ ही घंटों में मणिपुर हिंसा की आग में जल उठा। पहले पत्थर चले, फिर आगजनी हुई, फिर गोलियां चली, गांव खाली होने लगे, लोग रातों रात भागने लगे। कुछ ही दिनों में सैकड़ों घर जल गए, धार्मिक स्थल टूट गए, लोग राहत कैंपों में पहुंच गए। और फिर वो वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया, महिलाओं को निवस्त्र घुमाने का वीडियो। उस दिन सिर्फ हिंसा नहीं दिखी, इंसानियत टूटती हुई दिखाई दी। म्यांमार कनेक्शन कितना बड़ा है? मणिपुर की सीमा म्यांमार से लगती है और यही इस संघर्ष को और खतरनाक बनाता है।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि सीमा पार से हथियारों की तस्करी, उग्रवादी नेटवर्क, ड्रग्स कारोबार और अवैध घुसपैठ स्थिति को और खराब करते हैं। म्यांमार में सैन्य संघर्ष बढ़ने के बाद कई उग्रवादी गुट सक्रिय हुए हैं। धीरे धीरे मणिपुर का संघर्ष सिर्फ जातीय हिंसा नहीं रहा, इसमें हथियारबंद गुट, सीमा पार नेटवर्क और हाईटेक हमले भी शामिल होने लगे। 2024 से 2026 हालात और क्यों बिगड़े? 2024 और 2025 में भी मणिपुर पूरी तरह शांत नहीं हो पाया। बीच बीच में गोलीबारी, आगजनी, उग्रवादी हमले, हथियार बरामदगी जारी रही। फिर 2026 में स्थिति और खतरनाक दिखाई देने लगी। ड्रोन अटैक, रॉकेट हमले और सीमाई इलाकों में उग्रवादी गतिविधियां बढ़ गई। विष्णुपुर जिले में रॉकेट हमले में मासूम बच्चों की मौत ने पूरे राज्य को झकझोर दिया। उसके बाद प्रदर्शन, कर्फ्यू, इंटरनेट बंद, सुरक्षा बलों की भारी तैनाती जैसे हालात बन गए। भारतीय सेना का बड़ा ऑपरेशन। अब भारतीय सेना मणिपुर में हाईटेक रणनीति के साथ काम कर रही है। K9 यूनिट, ड्रोन सर्विलांस, स्पेशल फोर्स और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं। हाल ही में लीमाखोंग सैन्य स्टेशन में विशेष स्ट्रेलिंग अभ्यास किया गया। हेलीकॉप्टर से रस्सियों के जरिए उतरते जवान और उनके साथ प्रशिक्षित सैन्य कुत्ते। संदेश साफ था, अब उग्रवादी कहीं भी छिप नहीं पाएंगे। सुरक्षा बलों ने AK-47, भारी मात्रा में गोला बारूद, विस्फोटक और कई आधुनिक हथियार भी बरामद किए हैं। राहत कैंपों की जिंदगी, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द आम लोगों ने झेला। हजारों लोग अपने ही राज्य में शरणार्थी बन गए। राहत कैंपों में बच्चे पढ़ाई से दूर, महिलाएं असुरक्षित, बुजुर्ग बीमार और परिवार टूट चुके हैं। कई बच्चे आज भी तेज आवाज सुनकर डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने गोलियां देखी है, आग देखी है और अपने सामने लोगों को मरते देखा है। बाकी उत्तर पूर्व पर क्या असर है? मणिपुर हिंसा का असर अब पूरे उत्तर पूर्व पर दिखाई दे रहा है। असम, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, हर राज्य अलर्ट मोड में है। सीमाई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। मिजोरम में शरण लेने वाले लोगों की संख्या बढ़ी। नागालैंड में सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हुई। असम में खुफिया निगरानी तेज की गई। सरकारें बदली, लेकिन हालात नहीं बदले। 3 सालों में सरकारों ने बैठकें की, अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए, इंटरनेट बंद किया गया, कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन सवाल अब भी वही है, शांति क्यों नहीं लौट पाई? क्योंकि समस्या सिर्फ कानून व्यवस्था की नहीं है, समस्या है भरोसे की, पहचान की और राजनीतिक असंतुलन की। देश चुप क्यों था? जब मणिपुर जल रहा था, तब क्या पूरा देश सच में सुन रहा था? टीवी डिबेट चलती रही, राजनीति चलती रही, लेकिन राहत कैंपों में लोग जिंदगी बचाने की कोशिश करते रहे। क्या शांति संभव है? सबसे बड़ा सवाल, क्या अब भी शांति संभव है? जब पड़ोसी एक दूसरे से डरने लगे, जब बच्चे बंदूक देखकर बड़े हो, तो शांति सिर्फ समझौते से नहीं आती, शांति आती है भरोसे से। मणिपुर सिर्फ एक राज्य नहीं, ये भारत का जख्म है, और जब तक ये जख्म भरेगा नहीं, भारत पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। जरूरत सिर्फ सुरक्षा बलों की नहीं, जरूरत है भरोसा लौटाने की। क्योंकि आखिर में हर इंसान सिर्फ इतना चाहता है, बिना डर के जीना, अपने बच्चों को सुरक्षित देखना और चैन की नींद सोना। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।